बिहार का करंट अफेयर्स आज 20 सितंबर 2025 के न्यूज़पेपर का कलेक्शन लेकर के आया हूं, जो कि कई न्यूज़पेपर का कलेक्शन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इसे आखिर तक सुनिएगा। ये न केवल आपको पीटी बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। जो 71वीं पीटी जो अभी हाल में ही हुआ है उसके लिए उसमें जो मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है आगे होगा, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। मैं हर जगह कोट करता जाऊंगा कि कहाँ पर से आपको उसको पिक कर लेना है, कैसा क्वेश्चन बनेगा या किस क्वेश्चन के अंतर्गत इसको आप पिक कर सकते हैं। और पीटी जो 72वीं जो बीपीएससी का होगा उसके लिए भी तो इम्पोर्टेंट है ही, और बिहार के अन्य जितने भी एग्ज़ाम है जो पीटी बेस्ड है उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं हुसैन सर आपका अपने से यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। चलिए हम लोग आते हैं पहले पॉइंट पे। तो पहला पॉइंट जो है आपको पहला पॉइंट है कि 1 करोड़ से ज़्यादा छात्र बनेंगे दक्ष। तो ये जो दक्ष की जो बातें की जा रही है, तो ऐसा अभी 71वीं बीपीएससी पीटी में भी मिशन दक्ष करके बिहार सरकार का एक योजना है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर ये जो दक्षता की बात की जा रही है वहाँ पे भी छात्र के ही दक्षता की बात की जा रही थी, और यहाँ पे भी छात्र छात्राओं की दक्षता की ही बात की जा रही है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से आप सुनिएगा। हर पॉइंट हर पेपर का जो मैंने कलेक्शन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक सूचना मैं देना चाहूँगा कि ये आपको मैं होलिस्टिक वे में पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका MCQ भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस 24 में डाल दिया करता हूँ, जो कि आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो उसको ज़रूर वहाँ से कर लीजिएगा। और क्या है कि आप जैसे ही पढ़ लेते हैं फिर उसका MCQ लगा लेते हैं तो आपका वो रिवीजन हो जाता है। और मेरे चैनल का भी नाम क्या है कि रिवीजन फॉर सक्सेस। तो कुछ भी पढ़िए होलिस्टिक वे में, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन कर लेना चाहिए। तो ये आपके पढ़ाई की वो प्रगाढ़ता दिखेगी आपको, ठीक है, वो गंभीरता दिखेगी और आपके सेंस मतलब कि सोचने के दायरे को भी बढ़ाता है, ठीक है। आइए हम इसको थोड़ा सा पढ़ दें कि हाल में आपको केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र छात्राओं को तकनीकी तौर पर दक्ष बनाने की बात कही है। तो ये चर्चा में इसीलिए रहा है, ठीक है। चर्चा में क्यों रहा है? तो बस वही तकनीकी छात्र छात्राओं को तकनीकी तौर पर दक्ष बनाने के लिए किन्होंने कहा है? तो अभी हाल में ही आए हुए थे केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने ये बात कही है। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसके अंतर्गत। तो इसमें जो है आपको जो बातें कही गई कि सरकार कौशल विकास को प्राथमिकता देगी, ठीक है। सरकार वैसे भी हमारे बिहार सरकार जो है आपको 7 निश्चय योजना जो चला रही है उसके अंतर्गत भी आपको कौशल विकास की बात की गई है। और आपको 71वीं बीपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि 7 निश्चय को अगर कोट करके अगर शॉर्ट नोट्स आ जाता है या कौशल विकास को कोट करके आपको शॉर्ट नोट्स आ जाता है, तो आप यहाँ के जितने भी पॉइंट हैं उसको वहाँ पर पिक करके आप वहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है कि छात्रों को प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जाएगा। जो प्रशिक्षण जो दिया जाएगा छात्रों को, चाहे वो छात्र हों या छात्राएं हों, उनको निःशुल्क दिया जाएगा प्रशिक्षण। ये बहुत अच्छी बात है कि निःशुल्क दिया जाएगा। अभी तो पैसे कितना इम्पोर्टेंट रखता है गरीब बच्चों के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी पहल है। और यहाँ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की देखरेख में होगा, यानी कि ये एक हर संस्था के लिए या हर एक जैसे हर संस्था, जैसे आपको LIC के लिए एडा है, जैसे उसको रेगुलेट करती है, उसकी देखरेख करती है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपको जो कौशल विकास की जो बातें, तकनीकी जो शिक्षा की बातें की जा रही है और उसको जो है उसको रेगुलेट करने के लिए या देख रेख करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की देखरेख में होगी। ये याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कौशल विकास जो तकनीकी कौशल विकास जो विकास है उसको रेगुलेट करने के लिए या नियंत्रण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है या कौन सा परिषद है, ठीक है। तो ये बता दीजिएगा कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। अगला आते हैं, अगला पॉइंट है कि स्कूल से लेकर के उच्च शिक्षा पढ़ाई कर रहे छात्रों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी कि स्कूल स्तर से, यानी कि शुरू से ही, जैसे चाइना में क्या होता है, चाइना है, जापान है, इन लोग स्कूली स्तर से ही तकनीकी शिक्षा देने लगते हैं, तभी तो वो हम लोगों से कितना आगे है। और जैसे जापान विकसित राष्ट्र में गिनती आता है
और वो भी अपने बच्चों को इसी तरीके से स्कूली स्तर से ही वो पढ़ाना, तकनीकी शिक्षा में दक्ष बनाने लगते हैं। तो वैसा ही आपको बिहार सरकार या भारत सरकार कर रही है। ठीक है, आगे का पॉइंट जो है आपको है कि बिहार को ग्लोबल डिजिटल टैलेंट हब बनाने का लक्ष्य 2030 से पहले किया गया है। ठीक है, एक जो लक्ष्य रखा गया है कि ग्लोबल डिजिटल टैलेंट हब, यानी कि हमारे बिहार के बच्चे जो हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर दे सकें, तो वैसा हब बनाना चाह रही है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है वो आपको 2030 तक का लक्ष्य है, उससे पहले तक कर लेना है। ठीक है, ये नई तकनीकी की मतलब वो जो तकनीकी शिक्षा में जो दक्षता जो प्रदान की जाएगी या प्रशिक्षण जो दिया जाएगा वो एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो कि अभी उभरता हुआ और एकदम बहुत ही उन्नत किस्म का ये जो है आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको हर क्षेत्र में इसका जो है फ़ायदा होगा। रोबोटिक्स भी जानने के लिए इसमें रहेगा, नई तकनीक में ड्रोन भी रहेगा। तो इस प्रकार से कई ऐसे चीज़ें हैं, ये मुख्य तौर पर एआई, रोबोट और ड्रोन जो है ये आपको तकनीकी शिक्षा में आपको दक्ष बनाया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा आपको। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं कि मुख्यमंत्री ने चैंपियन भारतीय हॉकी टीम को सम्मानित किया। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको अभी हाल ही में जो राजगीर में हुआ था, आपको ये एशिया हॉकी पुरुष चैंपियनशिप हुआ था। इससे पहले हुआ था महिलाओं का हुआ था और ये पुरुषों का हुआ। तो जो हुआ उसमें विजेता जो था भारत था और उप विजेता दक्षिण कोरिया था। हालांकि ये सिर्फ दिया हुआ था आपको कि सम्मानित किया जाएगा जो भी इसके रिगार्डिंग जो भारत को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो प्रशिक्षक हो, चाहे वो सहायक प्रशिक्षक हो या सपोर्ट स्टाफ हो, उन सब को सम्मानित किया गया है बिहार सरकार के ज़रिए। और हमारे नीतीश कुमार जो सीएम हैं उन्होंने आपको उनको सम्मानित किया है। तो इस थोड़ी सी जानकारी आपको रख लेना है कि राजगीर और अभी स्पोर्ट्स बिहार में आप देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करवा रहा है और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को समर्थन मिल रहा है। फिर यहाँ के आपको जो देख रेख हो रहा है या यहाँ पर जिस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है उस पर लोगों को विश्वास हो रहा है। तो ये ऐसे ही और कई आगे होने वाले भी हैं और होते रहेंगे। तो आपको ये एक तरीके से देखा जाए तो बिहार के अच्छे सुशासन को भी ये दर्शाता है, जो कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कोट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर विजेता भारत रहा है और उप विजेता दक्षिण कोरिया रहा है। भारतीय खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है, मुख्य प्रशिक्षक को भी सम्मानित किया गया है, सहायक प्रशिक्षकों को भी किया गया है और उनको 10-10 लाख रुपया से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन सभी को, चाहे वो खिलाड़ी हो, मुख्य प्रशिक्षक हो और सहायक प्रशिक्षक हो, उनको 10-10 लाख रुपया से सम्मानित किया गया है। वहीं पर ही अगर हम देखें तो जो सपोर्ट स्टाफ है, ठीक है, उनको 5-5 लाख रुपया का आपको 5-5 लाख रुपया मिला है और प्रशस्ति पत्र मिला है। प्रशस्ति पत्र सबको मिला है, ठीक है, और साथ ही साथ लेकिन उन लोगों को जो है जो प्रशिक्षक हैं, खिलाड़ी हैं और सहायक प्रशिक्षक हैं, उनको 10-10 लाख मिला है और सपोर्ट स्टाफ को 5-5 लाख रुपया मिला है। चलिए हम लोग आगे अब बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जो बनेंगे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे बन सकता है कि अभी हाल ही में नीतीश कुमार के ज़रिए या मुख्यमंत्री के ज़रिए आपको किस खेल से संबंधित खिलाड़ियों को आपको सम्मानित किया गया था, तो ये बोल सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन और भी बन सकता है, हालांकि मैं और भी MCQ जो है आपको दूंगा, तो वहाँ पर आप उसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगला पॉइंट है कि केरल में नगलेरिया फाउलेरी संक्रमण, बिहार में सतर्कता। भाई केरल में हुआ है लेकिन बिहार में सतर्कता रहना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ के बिहार के लोग केरल में भी काम कर रहे हैं और केरल से आना जाना होता रहता है। तो इसीलिए सतर्कता किया गया है कि आप सतर्क रहिए कि बिहार में ये जो बीमारी है नगलेरिया फाउलेरी संक्रमण, ये जो है संक्रामक बीमारी है जो कि आपको मस्तिष्क खाने वाला अमीबा है एक तरीके से। ये जो नगलेरिया फाउलेरी जो है वो मस्तिष्क खाने वाला आपको अमीबा है, जो कि पानी में जो जैसे जाते हैं, पानी में तैरते हैं तो वो नाक के ज़रिए घुस जाता है, तो वो तो इसीलिए उसको मस्तिष्क खाने वाला अमीबा इसको कहते हैं। और ये संक्रामक बीमारी है, इसे प्राइमरी एमीबिक आपको मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस कहा
जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये संक्रामक बीमारी है और इसे प्राइमरी एमीबिक मेनिंगो इंसेफ्लाइटिस कहा जाता है। ठीक है, और ये किसको प्रभावित करता है? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये प्रभावित करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ये नगलेरिया फाउलेरी जो बीमारी है ये किससे संबंधित है, तो या ये किस राज्य में ये फैला था, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये कैसी बीमारी है? तो संक्रामक बीमारी है। और इसको ये भी बोल सकता है ये किस अंग को प्रभावित करता है? तो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे चलिए अब हम लोग चलते हैं कि कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने में सरकार किसानों के साथ है। ठीक है, तो ये चर्चा में क्यों है कि अभी दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है उसके ज़रिए जो है एक कृषि निर्यात संगोष्ठी का आयोजन किया गया था पटना में, तो इसीलिए ये चर्चा में रहा। तो इसके अंतर्गत कई ऐसे फैक्ट हमें मिले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पॉर्टेंट है। तो पीटी फैक्ट के रूप में हम पहले देख लेते हैं क्या है। तो 2008 में क्या है कि इसी के अंतर्गत जो डिस्कशन हुआ, बहुत लोग अपनी अपनी बातें रखे हैं और जो डिस्कशन हुआ है उसी का एक निचोड़ है जो कि हमने दिया है। ये पूरे एक पेज में है दैनिक जागरण में, लेकिन मुझे जहाँ से अच्छा लगा है वो पिक कर लिया हूँ और वो आपको हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको जो दिया गया है कि 2008 में कृषि रोड मैप की शुरुआत हुई। तो कृषि रोड मैप की शुरुआत जो है ये बहुत ही क्रांतिकारी आपको प्रयास था बिहार सरकार के ज़रिए या हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज़रिए। ये बहुत ही अच्छा प्रयास था, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये अभी चौथा चरण जो है आपको कृषि रोड मैप का चौथा चरण भी शुरू हो चुका है। पहला जो चरण था आपको 2008 से 12 तक था और दूसरा चरण था आपको 2012 से 17 तक था, याद रखिएगा। और तीसरा चरण था 2017 से 22 तक था और चौथा चरण जो है 2023 से 2028 तक था, चौथा चरण। ठीक है, तो चौथा कृषि रोड मैप जो है 2023 से 28 तक है। इससे क्वेश्चन बीपीएससी पहले पूछ चुका है। ठीक है, बीपीएससी के अंतर्गत कई एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत ये क्वेश्चंस जो है पूछे जा चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो चौथा कृषि रोड मैप है इसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। कौन सा? तो चौथी कृषि रोड मैप। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। चौथा कृषि रोड मैप जो है ये 18 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था। अच्छा, ये कृषि रोड मैप जो है ये 12 विभागों के द्वारा इसको तैयार किया गया था। ये याद रखिएगा कि कृषि रोड मैप कितने विभागों के जरिए तैयार किया गया था? तो 12 विभागों के जरिए तैयार किया गया था। इसके बढ़ावा के लिए आपको 5 मार्केटिंग ये फेडरेशन की स्थापना की गई, जो कि एक पटना में है, दूसरा भागलपुर में, तीसरा मुजफ्फरपुर और चौथा जो है छपरा और पांचवा गया। इसको इम्पोर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखिएगा। फिर अगला जो है आपको केंद्र सरकार द्वारा निर्यात में सहायता देने के लिए एपीडा यानी ये हो गया कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण। इसको इंग्लिश में कहेंगे आपको एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, इसको ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो है आपको ये पॉइंट्स जो है एपीडा जो है ना ये क्या करता है कि ये एपीडा जो पहले ये देख लीजिए कि एपीडा जो है इसकी शाखा बिहटा में खोली गई है, पटना के बिहटा में स्थापित किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा निर्यात में सहायता देने के लिए। मतलब कि निर्यात में सहायता देने के लिए या मतलब कि इसको ये कह सकते हैं कि आपका जो भी मतलब कि जो आपको तकनीकी सहायता हो गया, हर प्रकार का सहायता जो है ये एपीडा के ज़रिए मिलेगा, ताकि आपका जैसे बिहार का जितना भी प्रोडक्ट है उसको विदेशों में भी हम दूसरे राज्य और विदेशों में भी आपको निर्यात कर सके। तो उसमें आपको ये एपीडा जो संस्था है यानी कृषि एवं प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे एग्रीकल्चरल प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको बोलेंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसको बिहटा में ये खोला गया है। चलिए अगला पॉइंट हम लोग जानते हैं, निष्क्रिय दलों पर चुनाव आयोग का डंडा। ये निष्क्रिय दलों पर जो है निष्क्रिय दलों पर आपको चुनाव आयोग का डंडा होता क्या है ना कि जैसे हम हैं आप हैं,
कोई एक दल बना लिए, ठीक है, और वो दल बना लिए और दल तो बना लेते हैं, लेकिन फिर उसको आगे प्रमोट करने के लिए या आगे उस पर कोई काम नहीं करते हैं या चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो आपको, और इसका क्राइटेरिया है कि 6 वर्ष तक अगर आप सक्रिय नहीं हैं, ठीक है, अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, कोई भी चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो आपके दल का जो हम रजिस्टर हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। तो उसी के संदर्भ में जो है आपको ये किया गया है, क्योंकि अभी बिहार में जान रहे हैं विधानसभा का चुनाव होने वाला है, इसीलिए ऐसे जो दल जो कि रजिस्टर्ड हो गए हैं लेकिन एकदम निष्क्रिय पड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको वैसे 15 जो है दल बिहार से हैं। हालांकि ओवरऑल जो है 400 जो निष्क्रिय गैर मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड दल जो है ये टोटल है आपको 474, जिसमें सबसे अधिक यूपी में है 121 है, महाराष्ट्र में आपको 44 है और तमिलनाडु में आपको 42 है और बिहार में 15 राजनीतिक दल है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, आपको इस तरीके का ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा जो कौन से चुनाव आयोग के ज़रिए किस राज्य के दल के ऊपर डंडा लगा या रद्द किया गया, तो वो यूपी सबसे नंबर 1 पे है, फिर दूसरे नंबर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है और बिहार का 15 राजनीतिक दल है, ठीक है। तो ये ऊपर से 3 याद रखिएगा और 474 है। इसमें और एक चीज़ याद रखनी जो हमने आपको लेक्चर के दौरान कहा है कि पिछले 6 साल से चुनाव, ठीक है, पिछले 6 साल से चुनाव न लड़ने के चलते जो है आपको हटा दिया गया है, ये सूची से, जो सूची है उसका, उससे हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ रजिस्टर्ड दल को लाभ होता क्या था कि रजिस्टर्ड दल जो है ना वो रजिस्टर करवा लेते थे कोई भी दल और वो निष्क्रिय हो जाते थे, वो लाभ लेते थे। क्या लाभ लेते थे? एक तो चुनाव चिन्ह मिल गया पहला, दूसरा होता क्या था कि टैक्स में वो छूट मिलता था, किसी चीज़ में भी टैक्स में आपको वो छूट मिलेगा, आपको आपका रजिस्टर्ड है आपका दल, तो वो आपको टैक्स में छूट मिलता था और चुनावी सुविधाएं मिलती थी। तो उन सब से वंचित हो जाएगा जब ये आपको रद्द कर दिया जाएगा, सूची से हटा दिया जाएगा, तो ठीक है। चलिए अगला जो है आपको महिला आयोग, देखिए अभी चर्चा में क्यों था, तो अभी महिला आयोग का 24वां स्थापना दिवस जो है कार्यक्रम पटना में किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसी के लिए चर्चा में है। और इसका जो उद्घाटन किए थे वो आपको यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, वैसे है आपको सीएम, आपको हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया था। और इससे संबंधित ये 24वां था, तो 24वां स्थापना दिवस था, तो इसका मतलब है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 सितंबर को हुई थी, ठीक है। ये बिहार राज्य महिला आयोग की स्थापना जो है 19 सितंबर 2001 को हुआ था, ठीक है। और इसके संबंधित जो आपको अधिनियम बने थे वो आपको बिहार राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 बना था, ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और उद्देश्य क्या है, तो महिला के विरुद्ध अपराधों को निपटाना और महिलाओं को न्याय दिलाना। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर अप्सरा है, ठीक है। प्रोफेसर अप्सरा जो है इसके अध्यक्ष हैं। तो इसका पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ऐसे में भी अगर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार के जरिए किए गए कार्यों के बारे में अगर पूछता है, चाहे वो क्वेश्चन के रूप में या निबंध में भी, तो इसको आप कोट कर सकते हैं कि आपको इस तरीके से जो स्थापना दिवस भी बनाती है, आपको बिहार सरकार सम्मानित भी करती है। और बहुत सारे ऐसे हैं महिलाओं से संबंधित जो आपको उनका विवाद होता है, चाहे घरेलू विवाद होता है या बाहरी विवाद होता है, तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए ये महिला आयोग है, जो बिहार राज्य महिला आयोग, जिसको शॉर्ट आउट भी करती है और महिलाओं को न्याय भी दिलाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 सितंबर 2001 को हुई थी। इसका अधिनियम कब बना था, 1999 में बना था। और उद्देश्य आपको पता है कि महिला के विरुद्ध अपराधों को निपटाना और महिलाओं को न्याय दिलाना है। इसकी अध्यक्ष कौन है, तो प्रोफेसर अप्सरा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए हम होलिस्टिक वे में जो बता रहे हैं ना, तो आपको इससे क्या होगा कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप यू आर कैपेबल इन गिविंग आंसर, ठीक है। तो आप इसको एकदम आंसर देने में आप इसको एकदम सक्षम रहेंगे और बहुत आराम से दे लेंगे। और इसका एमसीक्यू भी बना करके मैं दूंगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे है
पॉइंट्स जो मधुबनी का जितवारपुर बिहार का शिल्प ग्राम बनेगा, तो चर्चा में क्यों रहा? तो अभी केंद्र सरकार का जो है ना वस्त्र मंत्रालय है, यानी कि कपड़ा मंत्रालय जो है वो उसने क्या किया है कि आपको मधुबनी का जितवारपुर है उसको शिल्प ग्राम की मंजूरी दे दी गई है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, कि ये आपको जो जितवारपुर है मधुबनी का जितवारपुर वो उसको शिल्प ग्राम के रूप में आपको मंजूरी दे दिया गया है। तो अब ये जो शिल्प ग्राम के रूप में जब मंजूरी दे दिया गया है तो इसका कुछ न कुछ कायाकल्प किया जाएगा। तो किसके जरिए? तो बिहार संग्रहालय के जरिए किया जाएगा इसका कायाकल्प, यानी कि इसका जो है रूपांतरण किया जाएगा या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा किया जाएगा, ताकि क्या हो, तो पर्यटक जो है आपको भारत में आए, वो भी बिहार में आए, मधुबनी में आए, ताकि आपको राजस्व की भी प्राप्ति होगी और हमारे इस कला का जो है जो यहाँ पर देखा जाए तो न्यूज़पेपर में ये तक दिया हुआ था कि यहाँ का हर इंसान कलाकार है और हर घर में कलाकार है और हर घर कलाकृतियों से बना हुआ है, ऐसा है। ठीक है, आगे इसको हम पढ़ते हैं। तो चर्चा में क्यों है? तो फिर केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने मधुबनी का जितवारपुर को शिल्प ग्राम की मंजूरी दे दी है। देखिए, वस्त्र मंत्रालय के जरिए आपको मंजूरी दी गई है, तो मंत्रालय क्या भी पूछ सकता है, तो वस्त्र मंत्रालय या कपड़ा मंत्रालय। ठीक है, उद्देश्य क्या है? तो देश दुनिया की पर्यटन मानचित्र से इस गाँव को जोड़ा जाएगा। यानी कौन से गाँव को? तो जितवारपुर गाँव को जोड़ा जाएगा, जो कि मधुबनी जिला में है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। आगे इसमें है कि बिहार संग्रहालय, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था, बिहार संग्रहालय को जितवारपुर के शिल्प ग्राम में कायांतरण का जिम्मा दिया है। कायांतरण वही रूपांतरण का जिम्मा दिया है या कायाकल्प करने का रूपांतरण दिया, मतलब कि उसको बहुत अच्छा बनाने का जो है जिम्मा दिया गया है। किसको? तो आपको बिहार संग्रहालय को दिया गया है। ठीक है, आपको बिहार संग्रहालय को दिया गया है। और अब आ जाते हैं जितवारपुर जो है मशहूर क्यों है? तो इसको जो है आपको क्या किया गया है कि आपको स्कूल ऑफ मिथिला पेंटिंग के नाम से देश दुनिया में मशहूर है। ये क्या है? तो स्कूल ऑफ मिथिला पेंटिंग के नाम से। कौन? तो जितवारपुर स्कूल ऑफ मिथिला पेंटिंग के नाम से इसको ये मशहूर है, जो कि यहाँ पर ग्रामीण कलाकार हैं। ठीक है, जो हमने पहले अभी बोला था कि यहाँ हर ग्रामीण कलाकार है। ठीक है, साथ ही साथ आपको जगदम्बा देवी, सीता देवी, बहुआ देवी, ये तीनों जो है आपको यहाँ इसकी कलाकार है, जो बहुत न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी इनका नाम है। और ये इन लोगों को पद्मश्री मिला है। तो जगदम्बा देवी जो सबसे पहली हैं जिनको आपको मधुबनी की, जो कि 1975 में पद्मश्री मिला था। फिर उसका सीता देवी है 1980 में पद्मश्री मिला था, और बहुआ देवी जो है आपको 2017 में पद्मश्री मिला था। यहाँ का जो शैली है वो 4 प्रमुख शैली है। ठीक है, कला का, जो कि आपको मधुबनी पेंटिंग के अंतर्गत ही आता है। तो ये प्रमुख शैलियाँ जो है आपको कचनी है, भरनी है, तांत्रिक है और गोदना। ठीक है, इसके कलाकार जितवारपुर में मौजूद हैं। ठीक है, कौन है? तो कचनी है, भरनी है, तांत्रिक और गोदना। ऐसे कलाकार हैं जो 4 प्रकार का जो है ये शैली है, जिसके सब कलाकार यहाँ मौजूद हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, मधुबनी पेंटिंग तो आता नहीं है, और लेकिन मधुबनी पेंटिंग को या मधुबनी के जो ज़िला है यहाँ बहुत इसको जो है इसके कलाकारों को पूरे विश्व देश में भी और दुनिया में भी बहुत इन लोगों को ख्याति प्राप्त है और इनका नाम होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पटना सासाराम 4 लेन सड़क को ओमान की कंपनी बनाएगी। ठीक है, तो अभी जो हाल ही में जो एक सड़क है जो आपको बिहार में दरभंगा के बाद दूसरा एक्सेस कंट्रोल यानी कि गति नियंत्रण, यानी कि ये है आपको कंट्रोल यानी कि गति नियंत्रित नेशनल हाईवे बनने जा रहा है। यानी कि पहला दरभंगा में और दूसरा जो नेशनल हाईवे जो गति नियंत्रित हाईवे होगा वो आपको बनने जा रहा है। और वो कहाँ बनने जा रहा है? तो वो पटना से शुरू होकर के भोजपुर होते हुए सासाराम। इस सड़क की लंबाई 120 किलोमीटर है, 4 लेन है। ये इसका मेन इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ये नेशनल हाईवे वो भी गति नियंत्रित यानी कि आपको जो है यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि बिहार में दरभंगा के बाद दूसरा एक्सेस,
ठीक है, एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, एक्सेस कंट्रोल गति नियंत्रित नेशनल हाईवे बनाने जा रहा है, जो कि पटना से शुरू होकर के भोजपुर और आपको सासाराम तक वो जाएगा, और उसकी लंबाई टोटल 120 किलोमीटर, ये 4 लेन सड़क होगा। और ओमान की गल्फर इंजीनियरिंग, ठीक है, गल्फर इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शंस कंपनी बनाएगी इसको, इसके साथ भारत सरकार के साथ मिल करके ये बनाएगी, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य जो रखा गया है, लक्ष्य जो है 2028 तक बनाने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। हमारा ये वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मैं इसका MCQ आपको अपने टेलीग्राम चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में मैं डाल दूंगा। ऑल द बेस्ट।